सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट? डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, बताओ। Depreciation is gradually decrease in the value of fixed assets except land due to accident, wear and tear, obsolescence and lack of time. ओके, यानी इसका मतलब डेफिनेशन हम आपको बता दिए। इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है क्या? यस सर, रिवीजन में। सर रिवीजन हुआ था ना पहले, तो ये सेकंड टाइम रिवीजन हो रहा है सब। ये सेकंड टाइम रिवीजन हो रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट? यस सर। क्या हम ही करवा रहे हैं सेकंड टाइम? यस सर। यस सर। तो बच्चे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को इतना? सर नहीं सर, कुछ लोग एब्सेंट हो गया था ना सर, वो लोग बुला है कि रिवीजन करवाने के लिए। अच्छा यस सर, ठीक है, ओके। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को जिसमें कि लैंड को छोड़ करके, ठीक है, आवाज क्लियर आ रहा है सुयस? यस आवाज क्लियर। हाँ, तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने से जो उसके वैल्यू में कमी होती है, उस कमी को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। जैसे अब इसको कमी होने का बहुत सारे कारण है, बताइए खुशी, कौन कौन से कॉजेज हैं इसमें? सर obsolescence, accident, wear and tear, lack of time. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलेंसेस? ऑब्सोलेंस का मीनिंग क्या? Obsolescence means सर जब आउटडेटेड हो जाता है मशीन तब उसे obsolescence कहते हैं। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया। हाँ इसलिए सर हाँ, इन्वेंशन करने होते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है संजलि, और बच्चे कोई? बच्चे और कोई जानते हैं कुछ इसके बारे में? बताइए, विवेक, विवेक कुमार बताइए, ऑब्सोलेंसेस के बारे में और कुछ जानते हैं आप? ठीक बोलिए अभी कि ऑब्सोलेंसेस का मतलब ये होता है कि न्यू जब आपको टेक्नोलॉजी होता है तो वहां पर ओल्ड टेक्नोलॉजी से काम लेना उस कंसर्न के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होता है। उस लॉस से बचने के लिए वो क्या करते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी को हायर करते हैं, ठीक है, और उसी से अपने जो गुड्स हैं, सॉरी, अपना जो जो एसेट्स है, उस एसेट्स को यूज करके वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग वर्क को फुलफिल करते हैं। जैसे एक मशीन है, अब मान लो एक मशीन है जो कि बेसिकली 10 टन गुड्स को प्रोड्यूस करता था 1 आवर में, 1 घंटे में, लेकिन कोई ऐसा मशीन आ गया कि आधे घंटे में ही वो 10 टन को गुड्स को क्या कर देता है? प्रोड्यूस कर देता है। तो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ओल्ड मशीन जो है उसको रिप्लेस कर देता है और न्यू मशीन को क्या करता है उसके जगह? तो कहोगे सर एस्टेब्लिश कर देता है। तो आप कहोगे सर इसमें तो इसको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मशीन को डायरेक्ट हटा देना, रिप्लेस कर देना, ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होगा निश्चित रूप से, लेकिन उस लॉस से कहीं कम लॉस होता है। अब मान लो मशीन से मुझे सर्विस लेना है 1 साल, सपोज करो। अब 1 साल में आप कैलकुलेट करके देखो तो जितना उस कॉस्ट होगा उस मशीन का, उससे कई गुना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा? उसको रखने से लॉस हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। यस सर, डिप्लेशन होगा। हाँ, तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है? उसको रिप्लेस कर देता है। तो इस रिप्लेसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी से जो रिप्लेसमेंट होता है, इस रिप्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्सोलेंसेस कहते हैं। अब इसका जो नीड फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का क्यों आवश्यकता हुआ, क्यों आवश्यक हुआ, इसमें बता सकते हैं आप लोग? यस सर। हेडिंग बताइए, हेडिंग लिखिए, नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। संजलि? यस सर।
बताओ बाबू, नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को Sir, क्यों चार्ज करने की आवश्यकता हुई? सर फाइनेंशियल बताइए। पोजीशन को ट्रू एंड फेयर वैल्यू में हम उसे व्यू कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल वेरी गुड, परफॉर्मेंस को असर्टेन कर सकते हैं, वेरी एंड गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक टू प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको असर्टेन कर सकते हैं, एंड लीगल ठीक है, रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर सकते हैं उसको फुलफिलमेंट के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स आपका सही है। बच्चे ये समझ में आया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि उसको सही सही शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, है ना, की जानकारी को प्राप्त करना है। उसकी क्या पोजीशन है, सही सही उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंसर्न का, सर ये है रन ना, लिखा उसकी दीजिएगा सर। संस्कार। यस सर। यस बच्चे लिख लीजिए। यस सर नीड बोलिए। फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यस सर। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, टू ascertain true result of operation, सर आवाज ब्रेक हो रहा है। सर नीड फॉर डेप्रिसिएशन के बाद में क्या बोला, फिर से बोलिए। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? अभी ठीक है हेलो? सर। यस सर हाँ। अभी ठीक है। हाँ, इसमें क्या बताए, नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो ये तो हेडिंग हो गया हम लोगों का कि नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्यों आवश्यकता हुई, ठीक है। Yes, sir. तो द नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स arises due to any one or more of the following objective to be achieved. इस प्रकार की जो उद्देश्य है, इस उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए ही डेप्रिसिएशन को, है ना, चार्ज करने की आवश्यकता हुई, यानी अकाउंटिंग बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता हुई। ये कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव था, समझ में आ रहा है पॉइंट? नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, द नीड Yes, sir. फॉर चार्जिंग, फिर से सुन लो बच्चे एक बार, द नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, लिख लो बच्चे, द नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। लिख रहे सर। सर टू असर्टिंग के बाद क्या बोले थे? वो तो पॉइंट बोले डायरेक्ट, अगर आप ओह। डायरेक्ट पॉइंट, वो पॉइंट था। हाँ वो उसके लिख लिया बाद- सर, पॉइंट बोलिएगा सर, जब बोलिएगा तब लिखता हूँ। हाँ हाँ, पॉइंट हम जब आपको स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट बोल देंगे। पॉइंट लिखने से पहले आप एक लाइन ये लिख सकते हैं उसमें कि द नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। खुशी अगर आवाज ब्रेक करे तो बच्ची बताना। Okay, sir. The need for charging depreciation in accounting records arises due to anyone or more of the due to anyone or more of the following objective to be achieved. निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डेप्रिसिएशन को, है ना, बुक्स ऑफ सही। अकाउंट में सर इतना शुद्ध हिंदी सर। तो इंग्लिश तो बच्चे बता दिए ना,
कोई बात नहीं, सब तरह के बच्चे हैं ना मेरे ग्रुप में, मेरे लिए तो सभी बच्चे इक्वल है ना। यो सर तो थोड़ा सिंपल हिंदी में बोलिएगा। वही तो अच्छा सर, इतना शुद्ध हिंदी सर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो the need for charging depreciation in accounting records arises due to any or more of the following objective to be achieved। अरे अचीव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, है ना। तो निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डेप्रिसिएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता हुई। अब यहां पर पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, टू ascertain ट्रू रिजल्ट, ट्रू मतलब सही, टू ascertain ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। सर राइट रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं ना? राइट वर्ड ठीक नहीं रहता है, राइट मतलब तो ठीक है, करेक्ट भी आप लिख सकते हो, राइट की जगह करेक्ट भी लिख सकते हो आप, है ना। यस सर। तो टू ऐसा टेन की जगह आप कैलकुलेट भी लिख सकते हो, फाइंड आउट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो टू ऐसा टेन ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चे, टू प्रेजेंट ट्रू and fair view of the financial position। वित्तीय स्थिति जो फिनेंशियल पोजीशन है उसका उचित यानी सही। सर एक बार रिपीट कीजिएगा तो सेकंड टॉपिक। हाँ, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है सही एवं उचित। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द financial position, view of the financial position। view of the financial position। थर्ड पॉइंट लिखिएगा बच्चे, टू ascertain the true cost of production, true cost of production। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानते हो? किसी भी वस्तु की लागत, उत्पादन लागत, सही उत्पादन लागत की जानकारी को प्राप्त करने में, क्योंकि मशीन जो है सो मुझे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और उसका एक एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन का। जरूरी नहीं है कि आज मशीन हम परचेज कर लिए तो ये होल लाइफ, जब तक मेरा बिजनेस रहेगा तब तक मेरे साथ मेरा मशीन रहेगा। मशीन का भी एक एस्टिमेटेड लाइफ होता है, जैसे इंसान का एस्टिमेटेड लाइफ होता है ना, मनुष्य का एस्टिमेटेड लाइफ होता है ना, जो वो 60 साल तक जिंदा रहेगा, उसके बाद डेथ कर जाएगा। ठीक उसी तरह से एसेट्स का भी अपना एक लाइफ होता है। वो एसेट्स का लाइफ जैसे ही खत्म हो जाएगा वो काम करना बंद कर देगा, डेथ हो जाएगा। जैसे इंसान का डेथ होता है उसी तरह से एसेट्स का भी डेथ होता है। तो क्या मेरा बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस तो कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे बिजनेसमैन जिंदा हो या ना हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बिजनेस को। संजली, यस या नो? यस सर। मेघा महिमा है ना? Yes, sir. क्या कहता है मुझे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस का जो लाइफ है वो क्या है? Uncertain है। हाँ, Uncertain है। तो वो तो तभी तक चलेगा ना जब तक हम उसको, जब कोई भी एसेट्स को जो पर्टिकुलर हम यूज करते हैं तो उस एसेट्स को
मतलब मेरे बिजनेस में कंटिन्यू रहना अब जरूरी है, ठीक है। Yes. आज मैं एक मशीन डेथ कर गया, फिर दूसरा मशीन परचेज करेंगे, फिर तीसरा मशीन परचेज करेंगे, यानी मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो वही कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, सही सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी को प्राप्त करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। टू एक्यूमुलेट फंड्स, to accumulate funds for replacement of assets। ये पॉइंट आया समझ में विवेक? to accumulate funds for replacement of assets। बताओ विवेक, यस सर। ये पॉइंट आया समझ में? नो सर। नहीं, ठीक है। महिमा आपको? Yes, sir. श्रेया? Yes, श्रेया sir, मतलब asset के संजलि श्रेया, ओके। yes, sir, asset के हाँ। रिप्लेसमेंट के लिए फंड को एक्यूमुलेट करना। अब मान लो मेरे पास, ठीक है, संजलि श्रेया बहुत धनवान है, उसके पास में पैसा खूब है, तो संजलि एकदम आराम से तुरंत अगर वो 10,000 का मोबाइल चाहेगी ना, तो 2 मिनट में आपको मोबाइल परचेज कर लेगी, क्योंकि उसके पास 10,000 रुपीज ईच एंड एवरी टाइम उसके पॉकेट में अवेलेबल रहता है। लेकिन मेरे पास में 10,000 नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा? चुक्का समझते, चुक्का, तिजोरी, Yes, sir. रिजर्व Yes, sir. बनाना पड़ेगा। हाँ, पिगी बैंक जो जिसको कहते हैं हम लोग, गुल्लक। अब हमको उस 10,000 का मोबाइल अगर लेना है, तो मुझे 5 साल तक क्या करना पड़ेगा? पैसा जमा करना पड़ेगा। तो यहां एक हम छोटा सा एग्जांपल दिए, मोबाइल का एग्जांपल दिए, क्योंकि मोबाइल भी एसेट्स है। क्या है? मोबाइल भी एसेट्स है। तो उसको मुझे, अब मान लो अभी हम मोबाइल J8 यूज कर रहे हैं, लेकिन J8 का इसका लाइफ है कि सही ढंग से अगर 2 साल तक मोबाइल यूज कर लो, तो तीसरा साल आपका काम करना वो बंद कर देता है जनरली, ठीक है। उसका बहुत तरह का सॉफ्टवेयर सब है, चेंजेस हो जाता है। तो अब कंपनी के सेंस में क्या होता है कि जो मशीन आज काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मशीन आपको 100 ईयर तक काम करेगा, 100 साल तक काम करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज होता है, ठीक है। तो अब मान लो मशीन को परचेज करना है, तो प्रॉफिट में से पैसा तो क्या करना पड़ेगा? काटना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा जमा करके, क्योंकि मेरे पास एक तो आएगा पैसा नहीं। तो प्रॉफिट का जो पार्ट उस एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जमा करते हैं, उसी को कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा, एकत्रित करना, है ना। अब फंड फंड तो जानते हो, कोष, जमा करना, पूंजी, है ना। तो वही चीज करा था, एक्यूमुलेटेड, टू एक्यूमुलेटेड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ क्या? एसेट्स। एसेट्स को रिप्लेस करने में जो फंड हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, उसमें भी डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट के डेबिट में कर देते हैं। तो बच्चे इतना तो आप लोग को पता होगा, फाइनल अकाउंट आप लोग बनाए हो या बनाए हो आप लोग बच्चे? Yes, sir. तो देखिए डेप्रिसिएशन को डेबिट में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? यस सर। Yes. और डेबिट में जब हम लोग दिखा देते हैं, तो बच्चे यहाँ पर ये भी समझ में आना चाहिए कि डेबिट में जो भी आइटम आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करता है। तो निश्चित रूप से अगर डेप्रिसिएशन के रूप में हम दिखा दिए, तो प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया, और वही डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट का जब डिक्रीज हो गया, तो मतलब क्या? ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटेड फंड, ऐसा को क्या करते हैं? फंड में ट्रांसफर करते चले जाते हैं। और जैसे एक एग्जांपल ही बताया कि आप लोग को याद होगा कि एक मशीन है, अगर मान लो 10,000 में परचेज करनी है
और 10% है, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000। Yes, sir. अब मान लो एक तो ये परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, दूसरा क्या, अगर मान लो 10 ईयर तक चलेगा वो, तो एस्टिमेटेड लाइफ उसका कितना हुआ? 10 ईयर। और 10,000 में परचेज किए तो भी आपका 1,000 होगा। तो 1,000 करके हम क्या करते चले जाएंगे? 10 साल तक जमा करते चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1,000, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2,000, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 3,000, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 4,000। इस तरह से करते करते वो क्या हो जाएगा? आफ्टर 10 ईयर 10,000 जमा हो जाएगा। और तब पैसा को विथड्रॉ करके हम क्या करेंगे? न्यू एसेट्स परचेज कर लेंगे। चलिए एक लास्ट में लिख लीजिए, टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। ओके, ये इतना ही पॉइंट था। लीगल रिक्वायरमेंट समझ में आया बच्चे? इन केस ऑफ कंपनीज इट इज कंपल्सरी टू, कंपनी केस में ये कंपल्सरी है टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स बिफोर इट डिक्लेयर्स डिविडेंड। डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले आपको फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है? डिविडेंड जानते हैं बच्चे आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? जो इक्विटी शेयर पे मिलता है शेयर होल्डर को। क्यों प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलता है क्या? प्रेफरेंस शेयर को सर इंटरेस्ट मिलता है ना। वाह, किनका ये आंसर था? सर मेरा। क्या नाम हुआ आपका? महिमा? यस सर। नहीं बच्ची, प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर को ही डिविडेंड मिलता है। और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है? यस सर। आप जब कभी भी फंड को अरेंज करोगे, आपको आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेम में है आपको। ठीक है? सोर्सेज ऑफ फंड है। तो कभी भी किसी भी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वो पैसा जनरेट करता है किससे? क्योंकि कंपनी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? तो कंपनी इज एन क्या? आर्टिफिशियल पर्सन, इट क्रिएटेड बाय द क्या? लॉ। कंपनी जो है सो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका जन्म किससे होता है? लॉ के द्वारा। तो वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, है ना, अपने काम को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसे की जो आवश्यकता को पूरा करेगा वो दो ही चीज से कर सकता है, या तो डेप्ट या तो इक्विटी। डेप्ट का मतलब कर्ज लेकर के, या इक्विटी का मतलब क्या? शेयर को इशू करके, शेयर को बेच करके। आप लोग बच्चे पढ़े भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स से आए हैं, इशू ऑफ शेयर्स। हिस्सेदारी को। हाँ, खैर उस टॉपिक पर हम अभी नहीं जाएंगे। तो ये चीज हो गया यहाँ पर बच्चे। ये पॉइंट समझ में आया सभी? कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है? डेप्रिसिएशन अमाउंट को अफेक्ट करता है। यूजफुल लाइफ। हाँ ठीक है। Scrap value, Full value. number of estimated life हाँ, of assets. और बताओ एक पॉइंट। मेन पॉइंट तो छोड़ दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यस सर। हाँ, इसमें भी लिख लीजिए अगर थ्योरी में अगर क्वेश्चन आए तो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हेडिंग लिखिए बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन।
लिख लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द यस सर लिख लिए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका बेसिक 3 ही फैक्टर है बच्चे। फर्स्ट पॉइंट पे लिखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस क्या हुआ यहां पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट्स। हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जिस पर किसी भी एसेट्स को हम परचेज करते हैं, ठीक है। अब एक चीज, एक पॉइंट आपको यही बताऊंगा, इंस्टॉलेशन चार्ज याद है कभी, एक एग्जांपल हम दिए थे, स्टेशन पर से साइकिल परचेज कर लिए, याद है। Yes, sir. यस तो किसी भी एसेट्स को परचेज करने के समय जो भी उसको उस पर एक्सपेंसेस की जाती है उसको भी उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। चाहे इंस्टॉलेशन हुआ, चाहे कमीशनिंग हुआ, या फिर एडिशन टू और या इंप्रूवमेंट, उसको इंप्रूव करने में जो भी खर्च लगता है, जनरली ये कैपिटल नेचर का होता है बच्चे, रेवेन्यू नेचर का नहीं। सेकंड लिखिए एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। एक स्क्रीन शेयर करें बच्चे आप लोग, इसको ये कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे। यस सर। देखिए दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को। यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ, एक बार इसको स्टडी कर लीजिए सभी बच्चे, तीनों पॉइंट को, लास्ट में जो 3 पॉइंट है। संस्कार पढ़े इसको, सही बच्चे यस सर। पढ़िए। यस सर। देखिए क्या ये समझ में आया। सर जो लास्ट बोला सर एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, तो वो तो सर मतलब एस्टिमेट टाइम के लिए रहता है ना सर। नहीं, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या हुआ, ऑफ ए डेप्रिसिएबल एसेट, क्या कहते हैं, वैल्यू रिलाइज ऑन और एक्सचेंज ऑन सर आवाज ब्रेक हो द रहा है। एक्सपायरी ऑफ इट्स एसेट यूजफुल लाइफ। हेलो, अब ठीक है सर। हेलो, अब ठीक है। अब ठीक है सर। हाँ,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट मेरे पास में है एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ करके बाकी जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, अगर वो काम करना बंद कर देता है तो उसको हम उस एसेट्स को बेच करके कुछ रिलाइज हम कर लेते हैं, पैसा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और जब परचेज किए थे उस टीवी को यूज करने के बाद, अब तो कलर टीवी का जमाना आ गया, तो क्या करेंगे, उसको कबाड़ी वाले को देते हैं, बेच देते हैं, कुछ रिलाइज हो जाता है, जिसको हम सेल ऑफ स्क्रैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सेल ऑफ स्क्रैप। हाँ, इसको 3-4 नाम है, सॉल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, etc। जब वो काम करना बंद कर देता है तो काम करना बंद करने के बाद जब उस एसेट्स को हम बेच लेते हैं और उससे जो पैसा मनी हम रियलाइज करते हैं, उसी को कहते हैं एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। आया समझ में? यस सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे आप लोग। ले लिए सर। तो अभी तक हम लोग 3 पॉइंट समझे बच्चे। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या उसका कॉज है, क्या उसका नीड है, क्या फैक्टर्स है, यानी 4 पॉइंट। देखो जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चन भी पूछेंगे। अब क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, सेल ऑफ स्क्रैप इज आल्सो नोन एज रेसिडुअल वैल्यू, रियलाइजेबल, हाँ, ब्रेकअप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हाँ, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा ना सर? जी जी जी, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। सर एग्जाम तो साइट पे रहेगा या पीडीएफ भेजेंगे सर? इस पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग को एग्जाम का सब जितना भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग कॉलेज के मेल आईडी से आप लोग कनेक्टेड है ना? सभी का मेल आईडी है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए बच्चे आप लोग, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। methods of recording depreciation। लिखिए, there are two methods of recording depreciation as follows। एक बार रिपीट कीजिए तो। There are two methods for recording depreciation as follows। या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? तो बच्चे इसको दो ही चीज हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट, और सेकंड जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। यस सर। या उसी को यहां पर बताया गया है कि बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, और सेकंड में लिखिए बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर फर्स्ट में क्या बोले थे? बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, और सेकंड में बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। लेट अस डिस्कस दिस मेथड वन बाय वन। और इसको हम लोग बच्चे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक आप लोग क्या करेंगे? यस सर, सही रिवीजन। बच्चे, ओके सर। हाँ, जितना भी नोट्स लिखवाए हैं सभी नोट्स को आप लोग रिवीजन करोगे और वन बाय वन करके सभी बच्चे से हम पूछेंगे, ठीक है? अगर सर। जितना अभी तक बताए हैं बच्चे, अगर इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वन बाय वन करके पूछ सकते हो अभी, यस या सर। पूछ सकते हैं आप लोग।